मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने के लिए आज ही ज्वाइन करें ब्रेन मास्टर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंहतोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल, स्कीम नंबर 54, विजयनगर, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अंटूना रोड, इंदौर। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बिहाइंड वेटरनरी कॉलेज, EB रोड, इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेल्स, G8 G9 न्यू सियागंज, VIP रूट नंबर 1, इंदौर। रत्न हाउस, होटल सयाजी, इंदौर। होटल एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, भवरकुआ चौराहा, मेन रोड, इंदौर। विमानतल के बाद अब इंदौर रेलवे स्टेशन का भी बदलेगा स्वरूप। सुनियोजित विकास के लिए बनेगा मास्टर प्लान, हटेंगे कई कार्यालय, चौड़ा करने की भी योजना। टीम अन्ना के समर्थन में उतरी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टीम, कृष्णपुरा छतरी पर शुरू किया अनशन। जोशीले नारों के बीच आर पार की लड़ाई में अन्ना का समर्थन देने की एक बार फिर जताई मंशा। आरटीओ के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कक्ष में जमाया एजेंटों ने कब्जा, वाहन मालिकों से वसूल रहे हैं मोटी रकम। कंपनी कर्मचारियों की मिली भगत से चल रही है मनमानी। BRTS पर यातायात पुलिस ने तैयार किया ट्रैफिक डायवर्जन प्लान, लोगों ने दी सख्त राय, नहीं माना यातायात विभाग, अगले हफ्ते से प्रायोगिक तौर पर करेगा शुरू। तहसीलदार की वादा खिलाफी के विरोध में सड़क पर उतरे रेवती काकड़ के रहवासी, किया चक्का जाम, सरपंच पर लगाया घर तुड़वाने का आरोप। बाणगंगा में उत्पात के बाद पीड़ितों की खोज खबर लेने पहुंचे विधायक का लोगों ने किया घेराव, विधायक ने DIG से की मुलाकात, पर पार्टी और सरकार का किया बचाव। और सुहाने मौसम का ले रहे शहरवासी मजा, सावन के मेलों में उमड़ी भीड़, शिव भक्ति के साथ ही हो रही जमकर मौज मस्ती भी। दो बड़े प्रोजेक्ट और भविष्य में यात्रियों के बढ़ते दबाव के मद्देनजर रेलवे इंदौर रेलवे स्टेशन का सुनियोजित विकास करना चाहता है। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। प्लान के तहत स्टेशन पर मौजूद महत्वपूर्ण कार्यालयों को अन्य जगह स्थानांतरित किया जाएगा। स्टेशन का विस्तार करने के साथ ही चौड़ा करने की भी योजना है। रेलवे स्टेशन के मास्टर प्लान को लेकर बुधवार को रेलवे के DRM ने अफसरों की फौज के साथ स्टेशन का दौरा भी किया और इस दौरान प्लान में आने वाली बाधाओं का खंगालने के साथ ही उसे दूर करने के लिए अफसरों के साथ चर्चा भी की। इंदौर से जुड़े रेलवे के दो बड़े प्रोजेक्ट ब्रॉडगेज परियोजना और इंदौर दाहोद रेलवे लाइन के साथ ही भविष्य में शुरू होने वाली नई ट्रेन व यात्रियों के बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय भारत सरकार इंदौर रेलवे स्टेशन का सुनियोजित विकास करने जा रहा है। विकास मास्टर प्लान के तहत होगा। रेलवे ने मास्टर प्लान के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मास्टर प्लान का फोकस प्लेटफॉर्म 1 पर रहेगा। प्रस्तावित प्लान के मुताबिक प्लेटफॉर्म 1 की लंबाई बढ़ाने के साथ ही उसे चौड़ा भी किया जाएगा। इसके लिए RPF थाना और रेलवे डाकतार सेवा कार्यालय सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों को हटाकर अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की योजना है। सभी कार्यालयों को एक छत के नीचे लाने के लिए नया सर्विस भवन बनाया जाएगा। मीटर गेज परिवर्तन के साथ ही इंदौर रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म को 24 कोच की क्षमता वाले बनाने की भी रेलवे की योजना है। इस बात का भी मास्टर प्लान में ध्यान रखा जा रहा है। समूचे प्लान पर रेलवे बड़ी राशि खर्च करेगा। इधर स्टेशन में मास्टर प्लान को लेकर पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के DRM लोकेश नारायण ने बुधवार को अफसरों की फौज के साथ रेलवे स्टेशन का दौरा किया और मास्टर प्लान में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अफसरों के साथ चर्चा की। DRM लोकेश नारायण ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि रेलवे के दो बड़े प्रोजेक्ट स्टेशन पर बनने वाले 2 नए प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। प्लान के अनुसार ही आगे कार्य होगा। 2-3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इंदौर स्टेशन जुड़ा हुआ है। एक तो गेज कन्वर्शन का प्रोजेक्ट है, रतलाम से खंडवा तक का, उसका काम ऑलरेडी चल रहा है, रतलाम से फतेहाबाद तक, और आगे आने वाले समय में इंदौर और महू तक ये
गेज कन्वर्जन का काम होगा। गेज कन्वर्जन के प्रोजेक्ट में जहाँ पे पुराना मीटर गेज का गुड शेड है, वहाँ पे 2 नए बिजली के प्लेटफॉर्म्स प्रस्तावित हैं। तो कोशिश ये है कि आगे आने वाले समय के लिए कम से कम 25 से 30 साल के लिए पक्की प्लानिंग की जाए, बजाय इसके कि शॉर्ट टर्म व्यू लेने के। तो उसी के तहत एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें गेज कन्वर्जन का प्रोजेक्ट है, दाहोद इंदौर लाइन का प्रोजेक्ट है। इधर रेलवे डीआरएम ने रेलवे स्टेशन के साथ ही आरक्षण कार्यालय का भी जायजा लिया और कार्यालय के भीतर लगे विज्ञापन बोर्ड को लेकर अफसरों से तलब किया। साथ ही उन्होंने आरक्षण कार्यालय परिसर में मौजूद बदहाल वाहन स्टेशन का हुलिया बदलने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के मौके पर सीनियर डीसीएम ए नायर भी मौजूद थे। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ इंदौर का कार्यालय अब नए भवन में लगेगा। मजदूर संघ के नवनिर्मित भवन का बुधवार को आयोजित एक समारोह में धूमधाम से उद्घाटन किया गया। समारोह का उद्घाटन रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री जेजी माहुरकर, पश्चिमी रेलवे रतलाम मंडल के डीआरएम लोकेश नारायण और रेलवे के सीनियर डीसीएम ए नायर ने किया। रेलवे यूनियन कार्यालय के उद्घाटन के बाद यूनियन की बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा किए जाने के साथ ही कर्मचारियों की मांगों को लेकर रणनीति भी तय की गई। यूनियन नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी हालत में रेलवे का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। बैठक को यूनियन के महामंत्री माहुरकर के अलावा मंडल मंत्री सतीश चंद्र खटवानी, एस वर्मा और गौरव गुप्ता ने संबोधित किया। वेस्टर्न रेलवे संघ के महामंत्री जेजी माहुरकर ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि भारतीय रेल बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। आर्थिक तंगी के चलते यात्रियों को जैसी सुविधाएं मिलना चाहिए वैसी नहीं मिल पा रही है, बल्कि रेलवे का स्ट्रक्चर भी गड़बड़ा गया है। उन्होंने आगे कहा कि रेलवे की सेहत सुधारने के लिए रेलवे किराया वृद्धि और सरकार की तरफ से वित्तीय मदद की नितांत जरूरत है। रेलवे की अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय रेलवे आज बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही है और आर्थिक संकट से गुजरने के कारण बहुत सारे हैं, और उसमें प्राथमिकता मैं इसको दूंगा कि दिनेश त्रिवेदी जी ने एक सही दिशा में सही कदम उठाया था और 9 वर्षों के बाद थोड़ा सा किराया बढ़ाया था। उनके किराया बढ़ने का स्वागत सभी ने किया, बल्कि मैं ये कहूँ कि भारतीय रेलों में बैठने वाले 2 करोड़ हमारे यात्री, उन्होंने भी उसका विरोध नहीं किया। माहुरकर ने जानकारी दी कि भारतीय रेल के आधुनिकीकरण एक्सपर्ट ग्रुप के चेयरमैन सैम पिट्रोडा ने अपनी रिपोर्ट में न केवल रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है, बल्कि रेलवे में ट्रैक टेक्नोलॉजी, सिग्नलिंग स्टेशन तथा टर्मिनल के अपग्रेडेशन पर 5 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाने की सिफारिश की है। यही नहीं, उन्होंने रेलवे की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए रेलवे किराया और माल भाड़े में वृद्धि किए जाने का सुझाव भी दिया है। भारत माता की जय, वंदे मातरम और अन्ना हजारे जिंदाबाद जैसे नारों के साथ बुधवार को कृष्णपुरा छतरी पर टीम अन्ना के सदस्यों का अनशन शुरू हुआ। केंद्र में मजबूत लोकपाल बिल लाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में टीम अन्ना के आमरण अनशन के समर्थन में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य अनशन पर बैठे हैं। केंद्र में मजबूत लोकपाल बिल लाने, सरकार के 15 भ्रष्ट मंत्रियों की जांच कराने और लोकसभा के 162 और राज्यसभा के 39 सांसदों पर कार्रवाई सहित अन्य मांगों को लेकर टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हैं। उन्हीं के समर्थन में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्यों ने बुधवार से कृष्णपुरा छतरी पर भी अनशन शुरू किया। अनशन पर बैठे सदस्यों ने भारत माता की जय और अन्ना हजारे जिंदाबाद जैसे जोशीले नारे लगाए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पदाधिकारियों ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वे इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले वर्ष भर से हम जन लोकपाल की मांग कर रहे थे और संसद ने हमारे साथ धोखा किया, जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी, अन्ना जी के मार्गदर्शन में जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। उसी के कार्यक्रम स्वरूप हम इंदौर में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं और जब तक सरकार 15 मंत्रियों के खिलाफ SIT की जांच नहीं करा देती और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सारे भ्रष्ट सांसद और जितने भी मंत्री हैं उनके खिलाफ 6 महीने में
जांच का आश्वासन नहीं देती, तब तक हम इंदौर में अनशन पर बैठे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में किए जा रहे टीम अन्ना के अनशन में अन्ना हजारे ने भी 4 दिन बाद कूदने की धमकी देकर सरकार की सांसें ऊपर नीचे कर दी है। वहीं अगर ऐसा होता है तो आंदोलन को और अधिक बल मिलेगा। इंदौर में भी यह रंग देखने को मिलेगा। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटे सा ब्रेक। आरटीओ दफ्तर में जो हो जाए सो कम है। श्वान की पूंछ बना विभागीय स्टाफ तस्वीर बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। यह यूं कहा जाए कि कर्मचारियों में इच्छा शक्ति की कमी साफ नजर आने लगी है। आरटीओ परिसर के हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट कक्ष में एजेंटों ने कब्जा कर रखा है। एजेंट वाहन चालकों से पैसे लेकर खुद ही ऑफिस से नंबर प्लेट निकाल कर ले जाते हैं। यह सब प्लेट लगाने वाली कंपनी के कर्मचारियों और एजेंटों की मिलीभगत से हो रहा है। दरअसल 13 जुलाई को परिवहन अपर मुख्य सचिव ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कक्ष में कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए अंदर से कक्ष बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन अमल नहीं हो सका। वहीं आरटीओ कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार के आगे अधिकारियों के आदेश कैसे हवा हो जाते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। आरटीओ परिसर के हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट कक्ष में बुधवार को 4-5 एजेंट प्लेट बनवा रहे थे। बीटीवी न्यूज की टीम को जब इस बात की खबर लगी तो प्लेट बनवाने वाली उत्सव लिंक कंपनी के इंचार्ज नीलेश राव गावड़े को सूचना देकर मौके पर बुलवाया और बाहर से लगा ताला खुलवाया। ताला खुलते ही कमरे का माहौल बदल गया। एजेंट बीटीवी न्यूज का कैमरा देख मुंह छिपाते भागते नजर आए। वहीं एक एजेंट कमरे से 15 पीस प्लेट कंपनी के इंचार्ज के सामने से ही बड़ी आसानी से अपने हाथों में उठाता हुआ चलता बना, मगर उसे रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की। वहीं एक एजेंट से जब कक्ष के अंदर रहने पर सवाल किया गया तो उसका कहना था कि मैं नंबर प्लेट की डिलीवरी रिपोर्ट लेने आया हूं। मैंने बोला बेटा कुछ तो अर्जेंट से समझा करो यार। गाली तो करता कुछ तो अर्जेंट से समझा करो यार। अगर मैंने बोला कोई काला की भी नहीं है, काला की भी नहीं है, जुआ की नहीं अंदर कैसे आ गए? लगा था ताला खुल के आए तो ये कह रहे 1-2 लोग थे, एजेंट अंदर थे अभी भी अंदर। अरे डिलीवरी रिपोर्ट लेना आया हूँ। क्या कर रहे हो आप? फोटो खींच रहे हो? हाँ खींच लो ना। डिलीवरी रिपोर्ट नहीं दे रहा है हमारे को। डिलीवरी रिपोर्ट दिलवा तो हम बाहर चले जाएंगे। बाहर से बाहर इतनी लोग सुन रहे हैं क्या? एक मिनट। जबकि प्लेट बनाने वाले उत्सव लिंक कंपनी के इंचार्ज नीलेश राव गावड़े का कहना था कि डिलीवरी रिपोर्ट खिड़की से ही मिलती है। डिलीवरी रिपोर्ट के लिए वो विंडो बनाई हुई है, डिलीवरी रिपोर्ट विंडो से लो। आ जाओ बाहर आ जाओ। डिलीवरी रिपोर्ट विंडो से लो ना यार। बाहर चलो। डिलीवरी रिपोर्ट के लिए विंडो में जाओ। ये बंद कर। प्लेट लगाने वाली कंपनी के अधिकारी जब खुद स्वीकार करते हैं कि डिलीवरी रिपोर्ट खिड़की से मिलती है तो एजेंटों का कमरे के अंदर क्या काम है। इससे साबित होता है कि एजेंटों और प्लेट लगाने वाली कंपनी के कर्मचारियों में मिलीभगत है। प्लेट बनवाने वाली कंपनी के कर्मचारी जानबूझकर वाहन मालिकों को परेशान करते हैं और बार बार चक्कर कटवाते हैं, जिससे वाहन स्वामी एजेंटों को सहारा लेकर अब उन्हें पैसे देकर प्लेट लगवाते रहें। ऐसे ही एक वाहन स्वामी जो नंबर प्लेट लगवाने आरटीओ आए हैं, उन्होंने बीटीवी न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि 50-60 किलोमीटर से आया हूं।
एजेंट मनमाने पैसे वसूल कर रहे हैं। एजेंटों को 200 रुपए दो व उत्सव लिंक कंपनी के कर्मचारी से जल्दी प्लेट बनवा देते हैं। मैं नरेंद्र शर्मा दित्थान से, मैं लगभग 50-60 किलोमीटर दूर से आया हुआ है। मेरा नंबर इन्होंने अलॉट कर देने के बाद भी सुबह 10 बजे से मैं खड़ा हुआ हूँ लाइन में। उसके बावजूद इन्होंने कह दिया कि लाइट नहीं है, यहाँ पर कोई जनरेटर इन्वर्टर कोई का साधन नहीं है और हम आपको अभी आपका टोकन जमा नहीं कर सकते। उसके बावजूद टोकन जमा नहीं होने के बावजूद लाइट आई और लाइट के बाद भी मनमाने पैसे एजेंट वसूल कर रहे हैं और उसके बावजूद भी नंबर नहीं लग रहा। कितने पैसे एजेंट ने लिए आपसे? 200 रुपये। कितने पैसे एजेंट ने लिए आपसे? 200 रुपये। किस बात के? अभी जल्दी काम करवा देता हूँ। जब भी पता नहीं है सर, अभी तक पिछले 4-5 घंटे हो गए हैं मेरे को खड़े हुए। जब उत्सव लिंक कंपनी के इंचार्ज नीलेश राव कावड़े से एजेंटों के संबंध में बात की गई तो उनका कहना था कि नोटिस बोर्ड लगवा दूंगा कि अंदर आना वर्जित है। अभी ताला खोलने के बाद ये पाया गया कि 4 से 5 एजेंट यहाँ अंदर थे, जिनको आपने खुद ने एक को बाहर निकाला है। तो वो डिलीवरी रिपोर्ट क्यों अंदर आ जाते हैं? क्या व्यवस्था है आपकी ऐसी जो मतलब ताला लगाने के बाद भी अंदर आए थे? कुछ तो मिली भगत होगी आपके कर्मचारियों की जो अंदर आया था। ताला लगाने के बाद कैसे अंदर आया था? ताला जिस टाइम लगा हो सकता है उस टाइम वो आ गया हो और जा नहीं पाया, वो बाहर में ताला बंद है। तो ऐसा कोई जवाबदारी नहीं है कि आपकी कि आप देखें कि कौन अंदर बाहर आ रहा है, कौन क्या कर रहा है? देखिए मैं बाहर था अभी उस चीज़ के लिए कि क्या हुआ उस टाइम मैं भी इनसे बात करूंगा कि वो कैसे अंदर रह गया। बाकी तो तुमने अगर बाहर करा तो वो क्यों नहीं बाहर हुआ? नहीं, बात क्या करेंगे, इस पर कार्रवाई क्या करेंगे आप ये बताइए। आप नहीं, एक तो नोटिस बोर्ड में लगवा दूंगा वहाँ पर कि अगर ये जो है प्राइवेट प्रीमाइसेस है इसके अंदर आना वर्जित है। काफ़ी हमको सहयोग मिल रहा है, कुछ एंड पे थोड़ा सा नहीं है तो हो सकता है उससे कुछ। दरअसल 13 जुलाई को परिवहन अपर मुख्य सचिव एंटोनी डिसा जब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कक्ष में पहुंचे तो उन्हें कर्मचारी कम और एजेंट ज्यादा दिखे। इस पर उन्होंने उत्सव लिंक कंपनी के कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए अंदर से कक्ष बंद करने के आदेश दिए थे ताकि एजेंट न आ पाए, मगर उनके आदेशों को कंपनी के कर्मचारी और एजेंटों ने हवा में उड़ा दिया। वहीं पिछले दिनों आरटीओ कार्यालय अधीक्षक चंद्रशेखर धुलधुए ने नंबर प्लेट कक्ष के अंदर एजेंटों को ताला लगाकर बंद कर दिया। इतना सब होने के बावजूद भी नंबर प्लेट विभाग के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और वाहन स्वामियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उत्सव लिंक कंपनी और आरटीओ एजेंटों पर कार्रवाई कब होगी। कैमरा पर्सन मनीष मक्खर के साथ अंकुर जायसवाल की रिपोर्ट। अगले हफ्ते से बीआरटीएस पर चलने वाली जनता एक बार फिर परेशान होने वाली है, क्योंकि बीआरटीएस के पलासिया क्षेत्र से ट्रैफिक डायवर्जन का नया प्लान अगले हफ्ते से लागू होने वाला है। इस नए प्लान को लागू करने के लिए यातायात विभाग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि शुरुआत में डायवर्जन प्रायोगिक तौर पर रहेगा, जिससे अच्छे परिणाम आने के बाद स्थायी तौर पर लागू किया जाएगा, मगर अगले हफ्ते से लागू होने वाले इस डायवर्जन पर जनता की राय कुछ और ही है। बीआरटीएस मार्ग पर सिटी बस की गति को बार बार ब्रेक न लगे, इसके लिए प्रशासन पलासिया क्षेत्र में यातायात डायवर्सन का नया प्लान लागू करने वाला है। यह प्लान कैसा होगा और कहां-कहां से इसमें परिवर्तन किए जाएंगे, आइए आपको बताते हैं। बीआरटीएस में जो बस स्टॉप बना जा रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बस स्टॉप पलासिया चौराहा और गिटार वाले चौराहे के बीच में आ रहा है। उस स्टैंड को बनाने के लिए, बस स्टॉप बनाने के लिए ये आवश्यक है कि ऐसा ट्रैफिक जो पलासिया से होते हुए, गिटार वाले चौराहे से होते हुए आनंद बाज़ार की तरफ जाएगा, अगर वो एज इट इज रखा जाएगा तो गिटार वाले चौराहे पर यातायात का काफ़ी दबाव उत्पन्न होगा। उसके लिए ये आवश्यक होगा कि वो वाला ट्रैफिक जिसको गिटार वाले चौराहे से आनंद बाज़ार तरफ जाना है, उस ट्रैफिक को हम लोग प्रायोगिक रूप से पलासिया चौराहे से तिलक नगर की तरफ मोड़ेंगे और तिलक नगर से जिसको ग्रेटर कैलाश वाले रोड पर ईजी रोड से मिलान करेंगे। और ईजी रोड जो है, जो ग्रेटर कैलाश की रोड से और तिलक नगर वाली रोड पर उसको वन वे किया जाएगा, ताकि वो ट्रैफिक आसानी से तिलक नगर वाली रोड से होते हुए ग्रेटर कैलाश वाली रोड पर होते हुए आनंद बाज़ार की ओर जा सकेगा। इसी प्रकार से वो ट्रैफिक जिसको आनंद बाज़ार से LIG की तरफ जाना है, वो गिटार चौराहे से न मोड़ करके उसको
पलासिया चौराहे तक आना पड़ेगा और पलासिया चौराहे से यू टर्न करके फिर वो LIG चौराहे तक जा सकेगा। इसी प्रकार से जो ट्रैफिक शेख हातिमताई वाली गली से होते हुए जिसको तिलक नगर जाना है वो वहाँ हमको बीच में एक डिवाइडर लगाना पड़ेगा, वो वहाँ से न जा कर के पलासिया चौराहे पर आएगा और पलासिया चौराहे से यू टर्न करके फिर तिलक नगर की ओर जा पाएगा। इसी प्रकार वो वाला ट्रैफिक जिसको पलासिया चौराहे से होकर के शेख हातिमताई वाली गली में जाना है वो पलासिया से तिलक नगर न मुड़ करके उसको हम गीता भवन चौराहे पर भेजेंगे और गीता भवन चौराहे से होकर के वो मनोरमागंज तक जा पाएगा। इस प्रकार का एक यातायात का डाइवर्सन प्लान बनाया गया है। यहाँ पर जो पलासिया चौराहे पर जो बस स्टॉप बनाया जाएगा उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि इस तरह के डाइवर्सन प्लान पर अमल किया जाए। जैसे ही ये प्रारंभ होगा उससे पहले हम न्यूज़ चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इंदौर की जनता को अवगत कराएंगे। उसके बाद ये डाइवर्सन प्लान पहले प्रायोगिक रूप से प्रारंभ करेंगे। अगर सफल होता है तो ये स्थायी रूप से होगा। बुधवार को पुलिस कप्तान भी यातायात ASP अंजना तिवारी और अन्य अधिकारियों के साथ डायवर्सन क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। पुलिस की मंशा है कि नया डायवर्सन प्लान लागू करने के पहले इसकी खामियों को पता कर दूर कर लिया जाए। क्षेत्रीय रहवासी और आम लोगों का भी मानना है कि प्रशासन के इस तुगलकी फरमान का पालन होना बहुत मुश्किल है। पतली और सकरी गली में लागू होने वाले इस नए प्लान से न सिर्फ वाहन चालकों को परेशानी होगी बल्कि बच्चों का बाहर खेलना भी दूभर हो जाएगा। इसके अलावा यातायात का कबाड़ा होने के साथ रहवासी क्षेत्रों में शोर शराबा होगा सो अलग। पहले नहीं करने से पहले जो है ना थोड़ा सा एक बार ये मैनेजमेंट को देख लें भी क्या चीज़ है, जहाँ जो दिक्कत है उसको दूर करने की कोशिश करने के बाद जो करें गवर्नमेंट का काम है करना है तो ठीक है, अच्छा है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कि जाम हो जाएगा, लोग परेशान होंगे, उसके बाद फिर कोई करेंगे तो क्या फ़ायदा। उससे अच्छा है कि बेटर है कि पहले ही देख लें इस चीज़ को। देखिए सर, अभी जैसा पता चला है कि डाइवर्सन करके पलासिया से इधर जो है ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। ये रहवासी क्षेत्र है और यहाँ से मतलब जो है काफ़ी मल्टियों में परिवार रहते हैं। परिवार रहने के साथ में क्या होता है कि जब ट्रैफिक होता है तो शोरगुल भी काफ़ी होगा और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आएंगी तो ट्रैफिक का दबाव इतना हो जाएगा कि बहुत समस्याएं होती हैं। छोटे बच्चे जब जो है बाहर यहाँ खेलने निकलते हैं तो उनको भी समस्याएं आएगी, स्कूल की बसें आती हैं उसमें भी समस्याएं होगी। इस वजह से ट्रैफिक में इधर डाइवर्ट करने से जो है रहवासी क्षेत्र में काफ़ी समस्या आएगी। जहां एक और प्रशासन इस प्लान को अगले हफ्ते से लागू करने पर विचार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस और यातायात विभाग के अधिकारी दबी जबान में कह रहे हैं कि भारी जनविरोध के चलते यह प्लान लागू होने के पहले ही रद्द भी हो सकता है, क्योंकि कागजी प्लान और मैदानी हकीकत में बहुत फर्क है। बहरहाल अब देखना यह है कि प्रशासन ने भले ही ताबड़तोड़ नए डायवर्सन प्लान को अगले हफ्ते से लागू करने का फरमान जारी कर दिया हो, लेकिन क्या यह प्रयोग वाकई सफल हो पाएगा, क्योंकि प्रयोग हमेशा सफल भी तो नहीं होते। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटे सा ब्रेक। BRTS के लिए LIG गुरुद्वारे द्वारा दी जा रही जमीन को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की आपसी कलह अब खुलकर सामने आ चुकी है। LIG गुरुद्वारा कमेटी व श्री गुरु सिंह सभा एक दूसरे से मेल खाते नहीं दिख रहे, जिसका कारण प्रशासन से किए गए वादा का बदलना बताया जा रहा है। BRTS के लिए LIG गुरुद्वारे कमेटी ने 12 फीट जमीन दे दी है, जिसके बदले कमेटी ने जमीन की मांग नहीं की है, लेकिन गुरुद्वारे पर आने वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाने का जिम्मा प्रशासन को देने पर सहमति बनी थी। इसी अनुबंध पर काम हो भी रहा था, लेकिन इस कहानी में बुधवार को अचानक नया मोड़ आ गया जब श्री गुरु सिंह सभा के लोग कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। इस प्रतिबंध मंडल में LIG गुरुद्वारे के अध्यक्ष को छोड़कर कमेटी के भी चंद सदस्य शामिल थे।
प्रतिनिधियों ने कमिश्नर प्रभात पाराशर के सामने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि उन्हें बीआरटीएस के लिए दी जा रही जमीन के बदले स्कीम नंबर 78 स्थित गुरुद्वारे के पास जमीन दे दी जाए, जहां उनका पहले से 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। वह एलआईजी गुरुद्वारे की पार्किंग खुद बनाने का प्रस्ताव भी प्रतिनिधियों ने कमिश्नर के सामने रखा। इस पर कमिश्नर ने मामला बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करने का आश्वासन सदस्यों को दिया। हमारा जो गुरुद्वारा नंबर 78 के अंदर हमारा गुरुद्वारा है, उसके लिए हमारे को 5000 फुट के करीब जगह जो इन्होंने दी हुई है, उसके साथ में 5000 फुट जगह जो और थी उसके लिए इन्होंने टेंडर निकाला था और हमने उसको उस टाइम उसका विरोध किया था। उसके बाद इन्होंने टेंडर निकाल दिया। उसके संबंध में हम मिलने आए थे कि वो जगह जो भी है उसको उचित मूल्य के ऊपर जो हमारी कास्ट प्राइस है इनकी, उसके ऊपर हमारे को दें और हम लेने के लिए तैयार हैं। उसके लिए उन्होंने कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि अब बोर्ड मीटिंग के अंदर आप 2-3 लोग आ जाएं और उस टाइम उसके लिए मेमोरेंडम भी हमारे को दे दें और फिर उसके ऊपर विचार करके जैसा भी होगा उचित निर्णय ले लिए जाए। प्रतिनिधियों में एलआईजी गुरुद्वारे के अध्यक्ष के न आने का कारण भी साफ है। बीटीवी न्यूज ने जब इस बारे में एलआईजी गुरुद्वारे के अध्यक्ष से फोन पर बात की तो उन्होंने श्री गुरु सिंह सभा का बाहर से समर्थन करने की बात कही। गिल का कहना था कि उन्हें कमिश्नर से बात करने के लिए सभा की ओर से बुलाया जरूर गया था, लेकिन वे प्रशासन से पहले अनुबंध कर चुके थे, इसलिए कोई और बात करने का मतलब नहीं था। गिल के मुताबिक वे श्री गुरु सिंह सभा की मांगों का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन खुलकर सामने भी नहीं आएंगे। बहरहाल गुरुद्वारे पर फिलहाल तो तोड़फोड़ का काम ही चल रहा है। ऐसे में अगर मामला थोड़ा भी नाजुक होता है तो बीआरटीएस के लिए जमीन का मामला खटाई में पड़ सकता है। रेवती रेंज काकड़ के रहवासियों ने बुधवार दोपहर इंदौर उज्जैन मार्ग MR10 पर चक्का जाम कर दिया। रहवासी तहसीलदार नीरज खरे की वादाखिलाफी से नाराज हैं। रेवती काकड़ के रहवासी बुधवार दोपहर सड़कों पर निकल आए। रहवासियों ने नारेबाजी के बीच सड़क रोककर यातायात अवरुद्ध कर दिया। सड़क पर दोनों ओर जाम की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारी रहवासियों में महिलाओं की संख्या अधिक थी। रहवासियों का आक्रोश तहसीलदार नीरज खरे को लेकर है। दरअसल कुछ दिनों पहले काकड़ के लगभग 40 कच्चे पक्के मकानों को जमींदोज कर दिया गया था। रहवासियों का आरोप है कि सरपंच ने दुर्भावना रखते हुए पैसों के लालच में उनके झोपड़े तोड़वाए हैं। ये हमारा मकान है ना, सरपंच साहब ने आके तोड़वा दिए। पुलिस वालों को भी लेके आए थे साथ में और वहाँ पे आके बिना नोटिस के कुछ भी नहीं बोला उनने। और मैं तो थी नहीं वहाँ पे और तहसीलदार भी थे और सेंटिंग वेंटिंग सब लग रही थी उसमें। मतलब 7-8 लाख का नुकसान हो गया हमारा। हमसे सरपंच ने पैसे मांगे थे, 1.5 लाख रुपया एक घर से मांगा उसने। जब नहीं दिया तो उसने हमारे मकान तोड़वा दिए। इस संबंध में तहसीलदार नीरज खरे ने काकड़ के रहवासियों को आश्वासन दिया था और 25 जुलाई को दोपहर मौके पर आकर बात करने का भरोसा दिलाया था। आज जब तहसीलदार नहीं पहुंचे तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में कर लिए। मंगलवार रात वाणगंगा और वृंदावन कॉलोनी क्षेत्र में बदमाशों द्वारा मचाए गए उत्पात के बाद बुधवार को क्षेत्रीय विधायक ने क्षेत्र का दौरा कर लोगों से हमले की जानकारी ली। मौके पर ही विधायक ने पुलिस को क्षेत्र में सतर्कता बरतने और गुंडों पर लगाम कसने के निर्देश दिए। क्षेत्र का दौरा करने के बाद विधायक ने एसपी ऑफिस जाकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर क्षेत्र में सख्ती बरतने की बात कही, लेकिन मीडिया से चर्चा में विधायक शहर की कानून व्यवस्था की बात पर अपनी पार्टी और सरकार का पक्ष लेते रहे। मंगलवार को बाणगंगा क्षेत्र की वृंदावन कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों द्वारा मचाए गए उत्पात, मारपीट और वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद बुधवार सुबह क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन गुप्ता ने क्षेत्र का दौरा किया। दौरा करने पहुंचे विधायक को क्षेत्रीय रहवासियों ने घेर लिया और उन्हें क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की बढ़ती सक्रियता से अवगत कराया। कि हमारे को नाम उनका नहीं मालूम, हम तो पुलिस सब ढूंढ लेगी कौन कौन लोग हैं, क्या है सब पता लगा लेगी पुलिस। क्या वो महेश होगा ना, महेश वो सब पता है ना। चिंता मत कर मेरी बहन, तो चिंता मत करो, हो जाएगा, तो चिंता मत करो। अरे बहन जी आप चिंता मत करो, एक बात सुनो, हम ऐसे थोड़ी कोई अरे विधायक के दौरे के समय मौजूद रहे पुलिस अधिकारियों को विधायक ने क्षेत्र में सख्ती बरतने और गुंडों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। रिपोर्ट हो गई ना, तीनों चारों को अच्छे से बात करो। देखो ये तरीका नहीं है बात, रो के क्या बदमाशों के हुड़दंग का शिकार हुए घायल राजेश कश्यप ने बताया कि बच्चों की लड़ाई के बाद अचानक हमलावर कॉलोनी में घुसे और मारपीट करने लगे।
हालांकि सभी आरोपियों को वह पहचानते नहीं हैं, लेकिन एक आरोपी को वह पहचानते हैं। मैं खाना खा के बाहर निकला, टहलने जा रहा था, तो 10-15 लड़के आए, उनके ना डंडे थे, हथियार थे। अचानक उन्होंने हमला कर दिया। मुझे कुछ समझ में आता, उसके पहले मेरे पर 2-4 जनों ने। क्या कारण था हमला का? पीछे कोई बच्चों का झगड़ा हुआ था, मेरी जानकारी में था नहीं। वो आए, उन्होंने मेरे को मारा, पूरे मोहल्ले में घुस गए और सबकी गाड़ियाँ फोड़ी, लोगों को मारा। क्या आप पहचानते हैं किसी को? वो एक जने को पहचानता हूँ, फूल वाली, वो कुमार खाड़ी में फूल वाले का छोरा। क्या नाम है उसका? भैया लाल का। सीएसपी देवेंद्र राजपूत ने बताया कि क्षेत्रीय लोगों से जानकारी लेकर बदमाशों की सख्ती से पहचान और तलाश की जा रही है। ये थाना बाणगंगा क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर बाणगंगा मेन रोड के पास की गली में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ मारपीट की घटना की है। इनके खिलाफ थाने में प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। उनके खिलाफ कठोर प्रतिबंध कार्रवाई करेंगे। सर, कितनी गाड़ियाँ फोड़ी अभी जगह है? क्या अभी मौके पर 3 गाड़ियाँ उपस्थित हैं जो मैं देख रहा हूँ। बाकी 2 गाड़ियों को और तोड़फोड़ की बात बताई गई। उधर क्षेत्र का दौरा करने के बाद विधायक गुप्ता एसएसपी ऑफिस पहुंचे और उनके क्षेत्र में बढ़ रही गुंडागर्दी की वारदातों पर अंकुश लगाने और गुंडों पर कार्रवाई की बात कही। हालांकि जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि शहर की कानून व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं, तो वह उसका जवाब नहीं दे पाए और बात को घुमा फिराकर अपनी पार्टी और सरकार का बचाव करते रहे। कानून व्यवस्था, पूरे देश की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, कानून ये अपराध बढ़ते हैं, किंतु मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इन पे जितने जो गुंडे बदमाश हैं, इन पे सख्ती से पाबंदी की जाए। आप संतुष्ट है कि नहीं इंदौर की? हम अपनी कार्रवाई तेजी के साथ, गुंडे किसी हालत में नहीं बढ़ने देंगे, ये हमारा संकल्प है। संतुष्ट है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। गुंडों को ठीक करने के लिए हम संकल्पित हैं और उनको ठीक करके रहेंगे। मतलब गुंडागर्दी है शहर में? गुंडागर्दी हमारे क्षेत्र में विधानसभा में किसी तरह किसी की गुंडा का चाहे कितना बड़ा हो, उसको नहीं चलने देंगे। है कि नहीं है? आप जो हैं तभी तो आए थे, तो उनको ठीक करने के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं और हमने एकजुट होकर वहाँ के नागरिकों को बोला है कि आप सब किसी प्रकार निर्भय रहें, निडर रहें, हम आपके साथ हैं। बहरहाल इस तरह के दौरे और मेल मुलाकात से ना तो शहर में वारदातें कम होंगी और ना ही अपराध, क्योंकि अब वक्त आ गया है ऐसे गुंडा तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई करने का और नशे के अड्डों को पूरी तरह से बंद कराने का, ताकि घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सावन के महीने में चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्यता बढ़ जाती है। वहीं इस महीने में मेले और सावन के झूलों का भी अलग ही मजा होता है। इन दिनों भोले की भक्ति के साथ साथ लोग मेले और झूलों का भी जमकर लुत्फ ले रहे हैं। पारंपरिक के अलावा इलेक्ट्रॉनिक झूलों का भी लोगों ने भरपूर मजा लिया। परिवार के साथ मेले में आए छोटे छोटे बच्चों ने जहां घोड़े की सवारी की, तो वहीं महिलाओं ने खरीदारी की और मौसम का मजा लिया। पारंपरिक झूलों का मजा लेने आई महिला ने बताया कि सावन में झूला झूलने का अलग ही मजा होता है। वहीं एक महिला ने कहा कि इस बार बारिश की कमी के कारण सावन का ज्यादा मजा नहीं आ रहा। हमने झूले रस्सी के जो झूले रहते हैं वो सावन में सिर्फ एक ही बार साल में यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और चाट वगैरह खाई, बच्चों को झूले झुलाए, घोड़े की सवारी करवाई। साल भर में एक बार यहाँ पे बहुत मजा आता है। यहाँ पे सेकंड टाइम आई हूँ, मैं अभी 2 साल से इंदौर में हूँ, मैं सेकंड टाइम आई हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन वहाँ पर ऐसा मेला नहीं लगता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। सावन में अपन घर पे नहीं झूल पाते, यहाँ झूल सकते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ देखने को मिलती है, काफ़ी कुछ नया है, बहुत अच्छा लगा। पानी नहीं आया था क्या? कोई कमी, कोई कसर? हाँ, बारिश नहीं हुई है, इसलिए सावन थोड़ा फीका फीका लग रहा है। बारिश होना चाहिए, लेकिन तब भी आज मौसम काफ़ी अच्छा है। बहरहाल भले ही सावन में पानी कम ही बरसा, लेकिन अचानक मौसम में घुली ठंडक से मेले और झूलों का मजा बढ़ा दिया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केवल पानी के लिए अम्बा अस्पताल हर साल 1.5 करोड़ रुपए चलकर नगर निगम को देता है। यानी महीने का 12 लाख से ज्यादा का बिल भरने वाला अस्पताल प्रबंधन मरीजों को पानी पिलाने में नाकाम साबित हो रहा है। हालात ये है कि दिन व रात में मरीजों को पीने तक के पानी के लिए लाले पड़े हुए हैं। वहीं पानी के सवाल पर प्रबंधन निगम के माथे पर ठीकरा फोड़ते हुए अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है। 38 करोड़ से ज्यादा सालाना के बजट वाले प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की खस्ता हालत किसी से छिपी नहीं। बदहाली और बदनामी में शुमार हो चुके इस अस्पताल में अब मरीज इलाज का बाद में और पीने के पानी के इंतजाम की बात पहले सोचते हैं। आने वाले मरीजों को दिन व रात में पानी के लिए खासी मशक्कत करना पड़ रही है। सर, पानी की यहाँ बड़ी दिक्कत है और रात को 10 बजे के बाद में पेशेंट को पानी पीने के लिए
बड़ी परेशानी उठाना पड़ती है। 10 बजे के बाद इधर उधर भटक करके पानी लाना पड़ता है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आती है हमारे को। क्या दिक्कत आती है पानी कैसे दिक्कत पानी की? जैसे हम अकेले रह जाते हैं, मम्मी पापा काम पे चले जाते हैं क्या, तो दादी को अकेले हम संभालते हैं। तब खाना वाना खाएंगे अपन, होटल पे भी जाएंगे तो होटल वाला भी पानी नहीं भरने देता, बोलता कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, हम भी प्याऊ पैसे भर के लाते हैं क्या। फिर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ भी नहीं पानी मिल पाता क्या, बड़ी मुश्किल से पाउच वगैरह ले लेते हैं, उससे काम चला लेते कभी कभार। गौरतलब है कि एमवाई के ये हालात तब हैं जबकि अस्पताल हर रोज 40,000 यानी हर महीने के 12 लाख और साल के 1,44,00,000 का बिल निगम की जेब में डालता है। उधर एमवाई में पानी की बर्बादी की दास्तां सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। हजारों गैलन पानी रोजाना टूटे नलों और टंकियों से जाया हो रहा है। जो बोरिंग कराए वे या तो निजी हैं या किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र के, जिनसे भी पानी बर्बाद हो रहा है। पानी को लेकर निगम और प्रबंधन की खींचतान बड़े अधिकारियों तक भी पहुंची। बीच में पीडब्ल्यूडी को भी घसीटा गया, लेकिन बैठकों के मायने केवल मीटिंग हॉल तक ही सीमित रह गए। उधर निगम ने प्रबंधन पर पानी बर्बाद करने की बात कही तो उधर अस्पताल प्रबंधन ने चिट्ठी के जरिए दहाड़ने की तैयारी की है। अधीक्षक डॉक्टर वीएस भाटिया का कहना है कि निगम की ओर से मिसमैनेजमेंट है, जिसे लेकर एक पत्र निगम को दिया जा रहा है। लेकिन जब खुद के बोरिंग के मामले पर डॉक्टर भाटिया से सवाल किया गया तो उनके चेहरे पर इच्छा शक्ति की कमी साफ झलकने लगी। पानी की समस्या सच तो नहीं है, आता है पानी, लेकिन जो रेगुलर टाइमिंग है उस हिसाब से वो लोग दे नहीं पा रहे हैं कि टंकी भरेगी। नर्मदा विभाग के मतलब नगर निगम के वहाँ से, तो हमने उनको भी चिट्ठी लिखी है कि भाई हमको एक फिक्स टाइम बता दें जिस समय हमको ज़रूरत रहती है उस समय पानी दिया जाए। ये नहीं कि मन मर्जी से जब भी आप बोलो अब भर के आप दे रहे हैं। हालांकि पानी के अपव्यय और मिसमैनेजमेंट में केवल अधीक्षक ही दोषी करार नहीं दिए जा सकते, इसके लिए वे तमाम अफसर उतने ही गैर जिम्मेदार हैं जितना कि अस्पताल प्रबंधन। एमजीएम मेडिकल कॉलेज चाहे तो महीने भर के बिल के आधे से भी कम खर्च में बोरिंग लगवाकर पानी की समस्या को हल कर सकता है, लेकिन शायद इस डर से कदम ना उठाया जा रहा हो कि इसके बाद निगम को मिलने वाली मोटी रकम पर ताला लग जाएगा। देवरिया विश्वविद्यालय कार्य परिषद की गुरुवार को बैठक होने जा रही है। लंबे समय बाद और नए कुलपति डॉक्टर टीएस सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस पहली बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा होगी। जो प्रस्ताव बैठक में रखे जाएंगे उनमें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परिणाम बाहर से बनवाना, मूल्यांकन अध्यादेश को लागू करना, पीएचएल और एमफिल के नए अध्यादेशों को अमल में लाना और कर्मचारियों के आवास से जुड़े प्रस्ताव शरीक हैं। कार्य परिषद के बैठक में कुछ मामलों को लेकर हंगामा मचने की भी संकेत मिले हैं। सीटी परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय की हुई बदनामी और परीक्षा समय पर आयोजित नहीं होने के साथ ही नतीजे घोषित होने में हो रहे विलंब को लेकर कार्य परिषद के सदस्य कुलपति की घेराबंदी कर सकते हैं। शहर के महाविद्यालय में व्याप्त छात्रों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कॉलेजों में प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को कृषि कॉलेज पर जमकर हंगामा मचाते हुए प्रदर्शन किया। कॉलेज व छात्रावास में सुविधाओं का अभाव, स्थानीय विद्यार्थियों के साथ पक्षपात और सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों के साथ की जाने वाली रैगिंग सहित अन्य मुद्दों को लेकर किए गए प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद कॉलेज की डीन को एक ज्ञापन भी दिया गया जिसमें छात्रों की समस्याएं दूर करने की मांग की गई। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटे सा ब्रेक। देवरिया यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर परीक्षा परिणामों की लेट लतीफी के चलते छात्रों में रोष है। छात्रों ने छात्र नेताओं के साथ मिलकर कुलपति से शिकायत कर यूनिवर्सिटी की ढुलमुल कार्यशैली पर विरोध जताया।
बच्चे अपनी बात तो बोल सके सर, वो बता रहे सब्जेक्ट नहीं है या फिर तो सर आप। बुधवार को देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में BCA छठा सेमेस्टर पूरा कर चुके विद्यार्थियों ने मास्टर्स में एडमिशन न मिलने की बात को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष के साथ कुलपति कक्ष में घुसकर हंगामा किया। सर ये कि MBA थर्ड सेम का सर जो रिजल्ट आया है 3 साल से हो रहा है, बोल रहे पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। 65% स्टूडेंट्स को आपने केटी दिए सर, थर्ड सेम में हो गए सर, 1 साल बर्बाद हुआ सर। 3 साल से बर्बाद हुआ सीनियर्स के भी सर 2 मिनट सर, ये 2011 में एग्जाम हुई थी BCA फोर्थ सेम का रिवेल का। BCA अंतिम सेमेस्टर पास कर चुकी कल्याणी उपाध्याय ने बताया कि द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर में ATKT आने पर भी यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई चालान नहीं निकाला और न ही कोई परीक्षा आयोजित की, जबकि छठे सेमेस्टर का रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। मैं BCA 6 सेम हमारा क्लियर हो चुका है, बट सेकंड सेम और फोर्थ सेम की KT की कोई चालान फॉर्म और एग्जाम कुछ नहीं, तो उसके कारण हमको काउंसलिंग में मतलब अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारण 1 साल पूरा ड्रॉप हो जाएगा हमारा। अभी आप BCC में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला हम कुछ नहीं जानते, अब कुछ नहीं कर सकते। वो कुछ भी नहीं बोल रहे, उन्होंने हाथ ही ऊपर कर दिया एकदम। सेम कल्याणी उपाध्याय। वही मामले में कुलपति DS सिंह का कहना था कि विद्यार्थी ने जिन परिणामों को लेकर ध्यान आकर्षित किया है उसे जल्द ही निकाला जाएगा। देखिए, कुछ परिणामों को लेकर के छात्र आए थे और जिसमें कि उनको बताया गया है कि कुछ परिणाम कब तक निकल जाएंगे, उसकी डेट वगैरह बताई गई है। BCA का 6 सेम का परिणाम निकल चुका है, ये बताया गया है, और जिन परिणामों को उन्होंने हमारी ओर ध्यान आकर्षित किया है उनको प्राथमिकता के आधार पर हम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं और विद्यार्थियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो, इसका विश्वविद्यालय प्रशासन प्रयास कर रहा है। कुलपति ने बताया कि प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी में सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है, जिसके चलते सभी यूनिवर्सिटी में परिणामों से संबंधित परेशानियां आ रही हैं, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी की तुलना में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी परिणामों को जल्द घोषित कर रही है। नगर निगम मस्टर कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर्मियों ने निगम के आला अधिकारियों को आलसी और नाकारा करार दिया। शाम के समय महापौर ने जल्द ही मांग पूरी करने का आश्वासन मस्टर कर्मियों को दिया। इसके बाद मस्टर कर्मियों का धरना समाप्त हुआ। बुधवार को सुबह से ही निगम मस्टर कर्मी अपनी मांगों को लेकर निगम गेट पर ही धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गए। मंच पर एक कर्मचारी ने अपना आपा खो दिया। निगम कर्मचारी ने आला अफसरों को नकारा करार दिया, साथ ही यह भी कहा कि अरोरा जैसे अफसर निगम में निजी स्वार्थ के चलते कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं और कुछ काम नहीं करते। इस बात पर मंच पर मौजूद सभी कर्मचारियों ने खूब तालियां बजाई। बाहर से आते हैं, कब्जा करके बैठ जाते हैं, हमारे यहाँ का कर्मचारी वहीं से रिटायर होता है, घर चला जाता है। हर एक तक मस्टर कर्मचारी का नियमितीकरण होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। कुछ लोग ऐसे हैं उसमें दलाल टाइप के। अफसरों की पोल खोलने वाली बात खत्म भी नहीं हुई थी कि इसी बीच महापौर मंच पर पहुंचे। महापौर कृष्ण मुरारी मोखे ने सभी कर्मचारियों की मांगों को समय पर पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसमें शीघ्र पदोन्नति के साथ बीमा सुरक्षा करने की बात भी शामिल थी। महापौर ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाने के साथ ही राखी के त्योहार पर सभी कर्मचारियों को बोनस दिए जाने की बात भी कही, जिसके बाद मस्टर कर्मियों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। मंगलवार शाम खुड़ैल थाना क्षेत्र में एक किशोर गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हमलावर हमला मामा पर करने आए थे, लेकिन आरोपी ने भूलवश गोली भांजे पर चला दी। हमला जमीन विवाद को लेकर परिवार के लोगों ने ही कराया है। घायल किशोर का इलाज शहर के निजी अस्पताल में चल रहा है। खुड़ैल थाना क्षेत्र के ग्राम सनावतिया में रहने वाले स्कूली छात्र अमित चौधरी को मंगलवार रात 3-4 हमलावरों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की जानकारी देते हुए घायल के मामा रुपेश चौधरी ने बताया कि अमित पर हमला पवन चौधरी ने करवाया है, जो अमित का चचेरा भाई है। हमले के पीछे ग्राम सनावतिया की जमीन का पारिवारिक विवाद सामने आया है। किशोर के मामा ने बताया कि आरोपी हमला रुपेश चौधरी पर करने आए थे, लेकिन गलती से गोली भांजे को मार गए। घटना करीबन 5:30 बजे की सर, जब भांजा स्कूल से आके दुकान पे बैठा ही था और मैं अंदर चले गया था और इस समय उन्होंने मौका देखा तो वो मारना तो मेरे को चाहते थे, पर मैं नहीं था, दुकान पे भांजा था और भांजे को शूट करना चाहते थे। शूट भांजे को कर दिया, करना मेरे को चाहते थे, पर भांजे पे गोली चल गई। अमित को जब गोली लगी तब उसे पता ही नहीं चल पाया था कि उसे गोली लगी। मैं दुकान में बैठा था और टीवी के चैनल बदल गया था। मैंने पीछे देखा नहीं और पीछे से गोली लगी। कोई क्या हुआ, अचानक आवाज़ सुनी आपने? हाँ, सुतली बम जैसी आवाज़ आई। हाँ।
फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं एक बार गिर गया और वापस उठ के घर में गया। और फिर मेरी मम्मी को चिल्लाया कि लग गई, फिर अस्पताल ले गया। खुड़ैल पुलिस ने हमला कराने वाले पवन चौधरी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। एक महिला ने हिम्मत के साथ एक चेन लुटेरे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। महिला के इस साहस में उसका साथ एक ऑटो चालक और जनता ने भी दिया। जिस महिला ने चेन लुटेरे को पकड़ने का साहस दिखाया, आरोपी उसी महिला की चेन लूटकर भाग रहा था। लुटेरे को पकड़ने में जिन लोगों का योगदान रहा है, उन्हें आईजी ने 15,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। तुकोगंज थाने में नजर आ रहे इस युवक का नाम शोएब है। देवास के मोहसिनपुरा क्षेत्र में रहने वाला यह बदमाश आए दिन लूट की वारदातों को अंजाम देता है। मंगलवार रात शोएब ने सिल्वर मॉल में कोचिंग क्लास चलाने वाली रूपा त्रिवेदी के गले से चेन लूटी और दौड़ लगा दी। रूपा घटना के समय अपने पति प्रेरक के साथ थी। जैसे ही वारदात हुई, रूपा ने मदद के लिए लोगों को आवाज लगाना शुरू कर दिया। रूपा की आवाज सुनकर लोग शोएब के पीछे भागे। वहीं एक ऑटो चालक ने रूपा को अपनी ऑटो में बैठाकर शोएब का पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही दूरी पर रूपा ने ऑटो चालक की मदद से शोएब को धर दबोचा और तुकोगंज पुलिस को सूचना कर पुलिस के हवाले कर दिया। महिला द्वारा बहुत समझदारी से और बहुत बहादुरी से इसमें शोर मचाया, जिसकी वजह से जो आसपास लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने दौड़ करके उस आरोपी को पकड़ा। इसी दौरान वहाँ पर 2 पुलिस कर्मचारी भी आ गए। सबने मिलकर के इस प्रकार से आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी को पकड़ने के बाद जब उसकी तलाशी वगैरह ली गई तो उसके पास एक चेन जो महिला की छीनी हुई थी वो रिकवर हुई। घटना में आरोपी को पकड़ने में बहुत बड़ा रोल इन महिला का चिल्लाना और जो वहाँ पर मौके जब पे मौजूद जनता के 2 लोग थे उनका और ऑटो वाले का सक्रिय योगदान था, जिसकी वजह से पुलिस कर्मचारियों को आरोपी को पकड़ा दिया। रूपा के इस बहादुरी से पुलिस अफसर काफी खुश हैं। उन्होंने तो जनता से इस तरह के आरोपियों को साहसपूर्वक पकड़ने की बात कही ही है। वहीं खुद रूपा ने भी जनता से गुहार लगाई है कि इस तरह की वारदातों के समय लोग हिम्मत से काम लें और आरोपियों को मौके पर ही पकड़ने की कोशिश करें। अगर आपके साथ में ऐसा हो तो यू शुड शाउट एट योर वॉइस, एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, और लोगों को बताना चाहिए और पीपल आर देयर टू हेल्प यू आउट। तो आप अगर उस समय बोलेंगे और सबको अलार्म करेंगे तो सबको आएंगे और आपको हेल्प करेंगे। थाने में आरोपी शोएब ने कर्जे के कारण चैन लूटने की बात कही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं आईजी ने रूपा और ऑटो चालक के साथ लुटेरे को पकड़ने में अपना योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों को भी 15,000 इनाम देने की घोषणा की है। शिवलिंग पर पैर रखकर फोटो उतरवाने वाले की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बुधवार को हिंदू संगठनों ने एसपी से मुलाकात की। संगठन के पदाधिकारियों की मांग है कि शंकर भगवान के अपमान वाला फोटो फेसबुक पर भी अपलोड किया गया है। पुलिस अपने सूत्रों के माध्यम से पता कर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले शख्स की शीघ्र गिरफ्तारी करे। शिवलिंग पर पैर रखकर फोटो उतराने वाले इस शख्स की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बुधवार को हिंदू संगठनों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। सर, उसमें ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नंबर भी फेक हो, उसका आईडी फेक हो सकती है। कहीं से अपलोड तो किया गया होगा ना फोटो। हिंदू देवी देवता के अपमान वाला यह फोटो फेसबुक पर भी अपलोड हो जाने की वजह से अब देश भर के हिंदू इस शख्स के खिलाफ हो गए हैं। पुलिस ने पदाधिकारियों का आश्वस्त किया है कि वह जल्द ही फोटो अपलोड करने वाले शख्स का पता लगाकर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। इसका जो फेसबुक यूआरएल है नहीं मिल रहा है। ये रख लूं मैं? हां, रख सकते हैं ना, तो संलग्न है ना उसके साथ। तो ये तो वेरीफाई कराते हैं, पता करते हैं। आप आश्वासन सर ये तो बताओ इसका फेसबुक आईडी कहां से बनाया गया है, इसका जो एड्रेस दिया हुआ है, इसका जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जहां से फोटो अपलोड किया गया है, ये सारा हम जो सर्विस प्रोवाइडर है इनसे जानकारी लेकर। पुलिस के आश्वासन के बाद नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता लौट गए, लेकिन अब इस शख्स का पता लगाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। रावजी बाजार थाना क्षेत्र में पिछले दिनों अज्ञात हमलावरों के चाकू से घायल हुए एक शख्स ने मंगलवार रात दम तोड़ दिया। मृतक झाबुआ का रहने वाला था और ट्रक लेकर इंदौर माल छोड़ने आया था। इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया था। शनिवार रात अज्ञात हमलावरों के चाकू से घायल हुए झाबुआ निवासी ट्रक चालक अजीज खान ने मंगलवार रात उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी देते हुए रावजी बाजार थाना प्रभारी जीएस दुबे ने बताया कि शनिवार को रानीपुरा क्षेत्र में अजीज खान को एक बाइक से आए 3 अज्ञात हमलावरों ने चाकू मारकर घायल कर दिया था। शनिवार की रात को मृतक अजीज सराब काले खान ये ट्रक ड्राइवर है, अपना ट्रक लेकर के झाबुआ ट्रांसपोर्ट पर माल लोड करने के लिए आए थे।
गाड़ी इनकी अटैच है ट्रांसपोर्ट से। गाड़ी खड़ी करने के बाद में रानीपुरा खाना खाने के लिए अपने क्लीनर के साथ चले गए। वहाँ से खाना खा कर के पैदल अहमद क्लीनर के साथ लौट रहे थे। जब भी पैदल चल रहे थे तो पीछे से एक गाड़ी पर 3 लोग निकले और उनके द्वारा जो पीछे व्यक्ति बैठा हुआ था उसके द्वारा पीठ में चाकू मार दिया गया। घायल की मौत के बाद पुलिस ने अज्ञात हमलावरों पर धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बुधवार को आबकारी विभाग ने मल्हारगंज क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 70 किलो अवैध भांग जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मल्हारगंज थाना क्षेत्र के छिपापाखल में लंबे समय से अवैध भांग का कारोबार किया जा रहा है। सूचना के बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए कोमल और राधे श्याम को गिरफ्तार कर 60 किलो सूखी और 10 किलो गीली भांग जब्त की। आज सुबह सूचना मिली थी तो छिपापाखल हम लोग पहुंचे। 2 आरोपी कोमल सन ऑफ ओमकार सिंह, राधे श्याम सन ऑफ रूदयाल के कब्जे से भांग जब्त की गई। इसमें 30-30 किलोग्राम के 2 बोरे सूखी भांग के और 10 किलोग्राम गीली भांग उसमें जब्त की। ये कुल 70 किलो भांग है छिपापाखल। कितने आरोपी बने? 2 आरोपी। क्या बना के बेचते थे या अवैध रूप से बेचते थे? अवैध रूप से बेचते थे, कोई शासकीय इनका वो नहीं है। कितने की कीमत होगी? इसी करीब 10,000 के करीब इसकी कीमत। गौरतलब है कि मल्हारगंज क्षेत्र अवैध नशे के मामलों में पहले से ही बदनाम है और यहां पर अवैध शराब, भांग, गांजा, चरस आदि नशे आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आबकारी विभाग या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अवैध नशे के कारोबारियों से पुलिस और विभाग की गहरी साठगांठ के चलते लंबे समय से यह क्षेत्र अवैध नशे का अड्डा बना हुआ है। क्रिकेट बोर्ड इन दिनों शहर की आधी आबादी पर खासा मेहरबान है। महिला वर्ग को शारीरिक रूप से स्वस्थ व तंदुरुस्त बनाने के लिए बोर्ड ने इंडोर स्टेडियम में संचालित जिम्नेशियम को अब महिलाओं के लिए भी खोल दिया है। महिलाओं के लिए अलग से समय भी निर्धारित किया गया है। इसका शुभारंभ बुधवार को महिला संगठनों की उपस्थिति में किया गया। शहर में काफी समय से महिलाओं के लिए जिम की जरूरत व मांग महिला संगठनों द्वारा की जा रही थी। छावनी परिषद ने ये सौगात उनको आज एक सादे समारोह में लोकार्पित की। क्रिकेट बोर्ड द्वारा पहले से ही पुरुषों के लिए संचालित जिम्नेशियम में शाम के समय सिर्फ महिलाओं के लिए ही प्रवेश निर्धारित किया गया है। इसके लिए अलग से महिला कोच की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही महिलाओं के हिसाब से कुछ एक्सरसाइज मशीनों को भी मंगवाया गया है। इस मौके पर उपस्थित महिला संगठनों ने कहा कि यह शहर की महिलाओं के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं। अपने आप को स्वस्थ व तंदुरुस्त रखने के लिए आज महिलाओं के लिए जिम आवश्यकता बन गया है। इस मौके पर बोर्ड उपाध्यक्ष कैलाश पांडे, सीईओ आलोक गुप्ता व पार्षद के साथ ही महिला संगठनों के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया तथा इस जिम के लिए छावनी परिषद को बधाई दी। और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें। आज छावनी अधिशासी अधिकारी जी से जरूर मैं बोलना चाहूँगा कि ना उसके बात की है इनसे कि क्योंकि एक अच्छा संदेश है और हमने हेल्थ अवेयरनेस के क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही है और उनके लिए जो इतना बड़ा कदम उठाया है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही बोर्ड ने गर्ल्स स्कूल विद्यालय में छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को लेकर कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया था। इसी के साथ महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए बोर्ड कई योजनाएं लागू करने के प्रयास कर रहा है। आइए रुक करते हैं न्यूज फास्ट की ओर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के दीनदयाल और अंबेडकर मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश बिंदल ने बुधवार को एक सादे समारोह में की। इस अवसर पर कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को संगठन में काम करने और चुनाव में बूथ लेवल पर काम करने के गुण सिखाए। गौरतलब है कि भाजयुमो ने पूर्व में भी जब मंडल स्तर पर कार्यकारिणी घोषित की थी तब संगठन स्तर मतभेद उभर कर सामने आए थे। इसलिए क्षेत्र क्रमांक 2 की कार्यकारिणी की घोषणा रोक दी गई थी। मतभेद न हो इसलिए मंत्री और विधायक की मौजूदगी में कार्यकारिणी की घोषणा की गई। सैकड़ों निवेशकों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद पेंजॉन फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज कोठारी को पुलिस ने बुधवार को चेक बाउंस के मामले में न्यायालय में पेश किया। फरियादी देवेंद्र पाहवा के 20 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में कोठारी को पेश किया गया। कोठारी के खिलाफ इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कोठारी को इस मामले में जमानत दे दी।
स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक पालिका प्लाजा स्थित संभागीय कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में खास तौर पर सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, चिकित्सा अधिकारियों के लिए मोबिलिटी अलाउंस, उपकरणों की खरीद व देखरेख जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इंदौर संभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर शरद पंडित ने बताया कि बैठक में संभाग के सभी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी व कार्यक्रम अधिकारियों को बुलाया गया था। डॉक्टर पंडित ने काम में कोताही बरत रहे अधिकारियों को फटकार लगाते हुए लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। इंदौर के रोटरी क्लब ऑफ इंदौर ग्रांट द्वारा 28 तारीख से हार्ट एंड न्यूरो चेकअप कैंप आयोजित किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में पदाधिकारियों ने बताया कि 2 दिवसीय चेकअप कैंप में गुड़गांव के विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल मेदांत के वरिष्ठ हृदय रोग चिकित्सक डॉक्टर बलवीर सिंह द्वारा मरीजों का प्रशिक्षण किया जाएगा। शिविर के पंजीयन के लिए शुल्क 300 रुपए रखा गया है, जिसमें इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, ब्लड शुगर, बीपी टेस्ट, वजन व परामर्श दिया जाएगा। शिविर का आयोजन राजश्री हॉस्पिटल के सहयोग से किया जा रहा है। इसी क्रम में 28 जुलाई की शाम हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बलवीर सिंह द्वारा प्रीतमलाल दुआ सभागृह में एक टॉक शो भी आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस की ओर। विमानतल के बाद अब इंदौर रेलवे स्टेशन का भी बदलेगा स्वरूप। सुनियोजित विकास के लिए बनेगा मास्टर प्लान। हटेंगे कई कार्यालय, चौड़ा करने की भी योजना। टीम अन्ना के समर्थन में उतरी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टीम। कृष्णपुरा छतरी पर शुरू किया अनशन। जोशीले नारों के बीच आर पार की लड़ाई में अन्ना का समर्थन देने की एक बार फिर जताई मंशा। आरटीओ के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कक्ष में जमाया एजेंटों ने कब्जा। वाहन मालिकों से वसूल रहे हैं मोटी रकम। कंपनी कर्मचारियों की मिली भगत से चल रही है मनमानी। बीआरटीएस पर यातायात पुलिस ने तैयार किया ट्रैफिक डायवर्जन प्लान। लोगों ने दी सख्त राय, नहीं माना यातायात विभाग। अगले हफ्ते से प्रायोगिक तौर पर करेगा शुरू। तहसीलदार की वादा खिलाफी के विरोध में सड़क पर उतरे रेवती काकड़ के रहवासी, किया चक्का जाम। सरपंच पर लगाया घर तुड़वाने का आरोप। बाणगंगा में उत्पात के बाद पीड़ितों की खोज खबर लेने पहुंचे विधायक का लोगों ने किया घेराव। विधायक ने डीआईजी से की मुलाकात, पर पार्टी और सरकार का किया बचाव। और सुहाने मौसम का ले रहे शहरवासी मजा। सावन के मेलों में उमड़ी भीड़। शिव भक्ति के साथ ही हो रही जमकर मौज मस्ती भी।